पाकिस्तान के साथ कभी कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? पाकिस्तानी फौज जो है वो जिहादी है। इससे पाकिस्तान के जब तक 3-4 टुकड़े नहीं होंगे तब तक ये समस्या आतंकवाद की खत्म नहीं होगी। कि अगर कहीं से कंकड़ भी आता है आप पूरी मैगजीन अपनी खाली कर दीजिए। लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह का अटैक पॉसिबल था? कि जम्मू कश्मीर में एक ट्राइब है जिसका नाम है गुज्जर बक्करवाल। तो ये जो गुज्जर बक्करवाल हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज द जीपीएस फॉर ऑल दिस टेररिस्ट हु कम फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर्मर टेररिस्ट है हिजबुल मुजाहिदीन और उसने कैमरे पर ये बात की है। उनको हम पाकिस्तान बॉर्डर से लेके आते हैं, अंदर तक छोड़ते हैं, हमारा ये काम है। आतंकवाद का मेन टारगेट है भारत है या मोदी है? और अब एक गलती पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या रह गया जो हमको जानना जरूरी है? ये हमारी बहनों का जो सिंदूर पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने मिटाया, ये उसका बदला था। मन मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा डायलेमा था वो ये था, क्या युद्ध था? यदि युद्ध होता तो हमारी नौसेना भी प्रहार करती, थल सेना भी प्रहार करती, वायुसेना भी प्रहार करती। 2025 का ये संघर्ष खत्म हो गया? सीज फायर का जो प्रस्ताव आया है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। भारत ने सीज फायर नहीं किया है कि यदि एक भी आतंकवादी हमला भारत पर किसी भी स्थान पर होगा तो वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उस तनाव के बीच में मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका ने निभाई, जो हम समझ पाए सोशल मीडिया के जरिए, और जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया। जी सर, किसने कहा था उनको ये करने के लिए? और वो धुआं क्या था ये मैं आपको बता दूं, वो न्यूक्लियर रेडिएशन है। क्या बात कर रहे हैं? इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचा है जो बोरोन नाम का केमिकल लेके गया है, और पाकिस्तान सरकार ने उस स्थान से 100 किलोमीटर के एरिया को अभी खाली करा दिया है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3.5 वॉर। एक दुश्मन है हमारा पाकिस्तान, एक दुश्मन है हमारा चीन। ये हो गए दो। इतने बड़े बड़े देश जो ताकतवर देशों में शुमार होते हैं, पाकिस्तान को सांप की तरह घर में क्यों रखे हुए हैं? पाकिस्तान में यदि एक मेजर भी सड़क पर निकलता है तो सड़कें खाली हो जाती है। इतना टेरर है फौज का वहाँ। ये न्यूक्लियर अटैक अगर हो गया सरमाना जी, ये कितना खतरनाक होगा सर? कभी भी न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान भारत पर नहीं करेगा। सर, ये साइबर युद्ध क्या है और इसका खतरा क्या है? हमारे सर्वर्स बैंक्स के बंद हो जाए, हमारे रेलवे का सर्वर बंद हो जाए, हमारा टेलीकम्युनिकेशंस का सर्वर बंद हो जाए, हमारी सेनाओं के सर्वर्स बंद हो जाए। कश्मीर में एक अंडरकरंट चल रहा है कि अगले 6 महीने में पीओके जो है वो भारत के साथ मिलेगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक द्वंद्व को पाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को शीशे में फिर ढाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो मौजूदा स्थितियों में भारत ने जो भाला फेंका उससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी त्राहिमाम कर रही हैं, हम जानते हैं। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या होगी? क्या वाकई ये बिगड़ैल पड़ोसी पाकिस्तान सुधरने की मूड में दिखाई देता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे किस तरह की स्थिति है इसकी? तो आज भविष्य के आईने में एक ऐसा अक्स उकेरने की कोशिश करते हैं जिससे इस नापाक पाकिस्तान को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरे साथ ये समझाने के लिए कौन है? मेरे साथ हैं आज बेहद खास मेहमान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के ग्रुप सीईओ, डीएसए मैगजीन के सीईओ, 30 बरस से ज्यादा जिनको मीडिया में अनुभव है, बेहद डायनामिक, उतने ही मृदुभाषी, उतने ही समझदार, जो कहते हैं वो आपको होता हुआ दिखाई देता है, और डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट उनकी कंसर्न्स में शामिल है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पवन अग्रवाल। पवन जी कैसे हैं? घनश्याम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर सच एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है सर, तो आज कुछ मैं ऐसी बातें जानना चाह रहा हूं जो पिछली दिनों जो अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें दिखाने वाले चैनल्स हैं वहां नहीं हुई हो, और जो यहाँ एक्सक्लूसिव होने जा रही हो। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देश ने देखा जी, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे दिखाया गया जी, लेकिन जो पवन अग्रवाल मेरे साथ होते हैं, देश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट जी, इस ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या रह गया जो हमको जानना जरूरी है? देखिए, रहा तो काफी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया वो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ किया गया, और पहले एक ही दिन के अंदर 25 मिनट के झटके में हमने उनके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। 70 से अधिक उनके आतंकवादी, जो बहुत खूंखार आतंकवादी थे,
जिनको भारत को काफ़ी समय से तलाश थी, उनको हमने धराशायी कर दिया। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इससे पहले जो अगर आपको ध्यान हो कि एयर स्ट्राइक हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, ये हमारी बहनों का जो सिंदूर पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने मिटाया, ये उसका बदला था। और अब की बार ये बिल्कुल प्रण था कि आतंकवाद को निर्मूल हमें करना है। अभी काफ़ी काम बाकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो समय भी आएगा जब पाकिस्तान निश्चित रूप से अभी जितना घुटनों पर आया है उससे बहुत ज़्यादा वो कब्र में जाएगा। क्योंकि अभी तो केवल हमें उसे घुटने पे लाए हैं, हम उसे कब्र में लेके जाएंगे और वहाँ उस स्थिति में खड़ा कर देंगे कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं होगा अपने आप को आतंकवाद से अलग करने का। लेकिन पवन जी, कई लोगों में जो हमसे मिलते हैं, अब पत्रकार के लिहाज से बहुत सारी बातें हमसे समझना चाहते हैं, तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो कई लोगों के मन मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा डायलेमा था वो ये था, क्या ये युद्ध था? देखिए, इसको अभी तक हम पूरी तरीके से युद्ध नहीं कह सकते। ये हमारा उनके ऊपर आक्रमण था। युद्ध बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, युद्ध इतना छोटे स्पेक्ट्रम पर नहीं हो सकता। यदि युद्ध होता तो हमारी नौसेना भी प्रहार करती, थल सेना भी प्रहार करती, वायुसेना भी प्रहार करती। अब ये जो आक्रमण भारत ने किया है, इसमें मूलतः भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। अभी थल सेना का तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं उस तरीके से। लोगों ने बहुत खबरें उड़ाई, बहुत कहा कि साहब लाहौर पे भारतीय ध्वज जो है वो लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। ऐसा, ये अफवाहों से हमें बचना चाहिए। सेना ने हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देखिए, मनगढ़ंत हम कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल दें, तो मान लीजिए कि मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिसका कोई बेस नहीं है जी, तो अब मैंने तो कह दिया, सही बात है, अब वो प्रचारित हो गया। लेकिन क्या वो देश हित में है? नहीं है। तो हमें ऐसी खबरों से, इस प्रकार के समाचारों से, इस प्रकार की सूचनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक तरीके का बहुत बड़ा हथियार है आज के समय में। क्योंकि ये सीधा हमारे मन और मस्तिष्क पर हिट करता है और एक कंसेंसस बनाता है, एक नैरेटिव बनाता है। तो उस नैरेटिव को बनने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो यही मेरा कहना है। ठीक है, लेकिन पवन जी, क्या हम ये माने कि एक बड़े अध्याय का, जिसको हम युद्ध विराम के तौर पे देख रहे हैं, अब सीज फायर के तौर पे देख रहे हैं, 2025 का ये संघर्ष खत्म हो गया? नहीं, संघर्ष कहाँ खत्म हो गया। अभी हमने तो इसको एक्सेप्ट उस तरीके से किया नहीं है। सीज फायर का जो प्रस्ताव आया है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। भारत ने सीज फायर नहीं किया है। सीज फायर को एक्सेप्ट भी अभी हमने नहीं किया है। हमने उनको अपनी शर्तें बता दी हैं कि पीओके आपको देना पड़ेगा, सिंधु जल के ऊपर जो हमने निर्णय आपको दिया है वो लागू रहेगा, आतंकवादियों को आपको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आतंकवादी अड्डे हटाने पड़ेंगे। तो ये सारी शर्तें हमने पाकिस्तान को बता दी हैं। और हमने एक्ट ऑफ वॉर वो उस पर क्लैरिटी दे दी है कि यदि एक भी आतंकवादी हमला भारत पर किसी भी स्थान पर होगा तो वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी भारत स्वतंत्र है एक घटना के बाद पाकिस्तान के ऊपर तुरंत हमला करने के लिए। और वो मुझे लगता है पाकिस्तान गलती करेगा। अच्छा, बिल्कुल करेगा। यदि आप देखें कि सीज फायर घोषणा होने के बाद 3 घंटे के अंदर उन्होंने 200 के करीब ड्रोन्स हमारी सीमाओं पर फेंक दिए जी। तो जो राष्ट्र 3 घंटे पेशेंस नहीं रख पाया, तो हम कैसे इस बात पर भरोसा कर लें कि हमारी शर्तों को सुनकर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत चल रही है और अमेरिका का जो प्रेशर है, दूसरे देशों का प्रेशर है, उसको पाकिस्तान मानेगा और भारत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा? इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमारी सेनाओं को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समय दोबारा इस प्रकार की हरकत हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं आपके चैनल पर कि अभी हाल ही में $2.4 बिलियन की सैंक्शन IMF ने पाकिस्तान को दी है। बिल्कुल अभी 3 दिन 4 दिन पहले। अब आप सोचिए कि $2.4 बिलियन में से $1 बिलियन इमीडिएटली पाकिस्तान को सैंक्शन हो गया और $1.4 बिलियन वो आने वाले समय में उसको मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो स्थिति पाकिस्तान की है कि पिछले कई सालों से वो कटोरा लेकर के दुनिया में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही
और अचानक IMF से उनको 2.4 बिलियन डॉलर्स का अगर फंड मिल रहा है, जिसमें से $1 बिलियन उनको मिल गया है, तो वो कहाँ उसका उपयोग करने वाले हैं? ना तो शिक्षा में, ना वो स्वास्थ्य में, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो करेंगे केवल आतंकवाद में फंडिंग उसकी। और वो किसके खिलाफ होगा? वो भारत के खिलाफ होगा। तो हमें तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना पड़ेगा कि ये युद्ध छिड़ गया है। अब इसका समापन कब होगा, कैसे होगा, ये सब भविष्य के अंदर। लेकिन सर, इस बातचीत में आपने अमेरिका का नाम लिया जी सर। इस तनाव के बीच में जो भारत पाक के बीच में था अभी, उस तनाव के बीच में मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका ने निभाई, जो हम समझ पाए सोशल मीडिया के जरिए, और जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया। जी सर, किसने कहा था उनको ये करने के लिए? उनकी मजबूरी हो गई थी। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल रावलपिंडी में जो इनका हेडक्वार्टर है, उससे 70 किलोमीटर दूर किराना हिल्स के पास जाकर के उसने हिट किया। और किराना हिल्स के नीचे इनका सारा न्यूक्लियर आर्सेनल स्टोर्ड है। तो पाकिस्तान का जो एयरबेस है रावलपिंडी, वहाँ एक एयरबेस अमेरिका का भी है। अच्छा। जिसका उपयोग अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना को, उसको साजो सामान और सैनिकों को भेजने के लिए करता था। तो कुछ अमेरिकन अभी वहाँ पर हैं, उस बेस पर। उन लोगों ने तुरंत सूचना दी, क्योंकि जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत बाद 2 घंटे के अंदर वहाँ धुआं हो गया। और वो धुआं क्या था, ये मैं आपको बता दूं, वो न्यूक्लियर रेडिएशन है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो अभी वो खबरें आ जाएंगी। उसका कारण आपको बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचा है, जो बोरोन नाम का केमिकल लेके गया है। अच्छा। और बोरोन जो केमिकल है, मैं तो देखिए साइंटिस्ट नहीं हूँ, आप भी साइंटिस्ट नहीं है, बट जो लोग साइंस को जानते हैं, बोरोन का काम होता है न्यूक्लियर रेडिएशन को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना। तो ये इजिप्ट से पूरा एक एयरक्राफ्ट गया है बोरोन लेकर के। इसके अलावा अमेरिका से बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इस बात की जांच करने के लिए वहाँ गए हैं कि कितना रेडिएशन वहाँ हो चुका है। और पाकिस्तान सरकार ने उस स्थान से 100 किलोमीटर के एरिया को अभी खाली करा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका क्यों घबराया, पाकिस्तान क्यों घबराया, और पाकिस्तान ने क्यों घुटने टेके, क्यों सीज फायर किया, प्रस्ताव किया उससे। तो ये पाकिस्तान ख़त्म हो सकता है, इसका अंदाज़ा उनको हो गया कि यदि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल 70 किलोमीटर दूर अगर अटैक कर सकती है, तो वो रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है ISI का और मिलिट्री का, उसको भी ध्वस्त कर सकती है, और न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये तो इनके लिए खतरे की घंटी थी। तुरंत इसीलिए इन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई कि अल्लाह हमें बचाइए किस तरीके से। तो अमेरिका ने इंटरवेन किया, और अमेरिका के अंदर अभी 3-4 दिन पहले ही उनके वाइस प्रेसिडेंट ने, उनके विदेश मंत्री ने ये बात कोट की है ऑफिशियली कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है। ये लोग आपस में इसको तय कर लेंगे और ये जल्दी सुलझ जाएगा। ये 4 दिन पहले की बात है। और उसके तुरंत बाद आप लोग एकदम से बीच में आके कूद पड़े। आपने भारत को भी कन्विंस कर दिया, आपने पाकिस्तान को भी कन्विंस कर दिया, और सीज फायर की घोषणा हो गई। सीज फायर की घोषणा हो गई, और सीज फायर का वायलेशन 3 घंटे के अंदर हो गया। सर, वो सीज फायर की घोषणा हमने भी नहीं की। हमारी MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रम्प साहब का ट्वीट आ गया। हाँ, हमने तो की नहीं। हाँ, मजे की बात यह है कि ट्रम्प का पहले ट्वीट आ जाता है, उसके बाद हमें पता लगता है वही कि सब सीज फायर होना है। और MEA ने 5:15 बजे घोषणा आधिकारिक रूप से की कि युद्ध बंद किया जा रहा है, और सीज फायर की घोषणा कर दी गई। और लगभग 5:15 बजे ये हुआ है, और 9 बजे के आसपास पाकिस्तान ने दोबारा से ड्रोन से अटैक शुरू कर दिए। तो अमेरिका का जो रोल है वो दोस्ताना है या नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये सारी दुनिया के लिए है कि अमेरिका का हित इसमें क्या है, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि भारत की GDP ग्रो कर रही है, और भारत अपनी शर्तों पर सारे काम कर रहा है। धीरे धीरे हर क्षेत्र में भारत की एंट्री हो रही है, चाहे वो सोलर पावर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, किसी भी तरीके के उसमें हम लोग सक्षम होते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और ये कहीं तो भी जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके गले नहीं उतर रहा। ओके। क्योंकि यदि भारत इस प्रकार से विकास करेगा तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके लिए समस्या खड़ी होंगी।
अभी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर चीन का भी रोल है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था सर। जी एक और दोस्त है। जी। तो मैंने तो पहले भी एक बात बोली है आपके चैनल पे, मैं उसका दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, हाँ, उन्होंने एक कोड दिया था 2.5 वॉर। ओके। उन्होंने ये कहा था सीडीएस बनने के बाद कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2.5 वॉर। अब ये 2.5 वॉर है क्या, ये आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। 2.5 वॉर का मतलब है एक दुश्मन है हमारा पाकिस्तान, ओके। एक दुश्मन है हमारा चीन, ये हो गए 2, और 0.5 जो है वो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी। ओह, यानी इंटरनल सिक्योरिटी पर इतना बड़ा खतरा है। ये 2 दुश्मन तो हमें क्लैरिटी से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी पर जो खतरा है वो भी वॉर से कम नहीं है। उसी को दृष्टिगत करते हुए, ध्यान में रखते हुए जनरल बिपिन रावत साहब ने ये बोला कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2.5 वॉर। अब मैंने उन्हीं के इस कोड को अंदर एक और जोड़ दिया। अब मैं कहता हूं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3.5 वॉर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हु इज दिस थर्ड? अमेरिका। नो, द थर्ड वन इज द बांग्लादेश। Bangladesh is equally getting involved with Pakistan, getting involved, already involved with China. तो एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, इधर हमारे बांग्लादेश है और चाइना है। तो ये 3 लोग हो गए 3, और एक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है। जिस समय शेख हसीना वहाँ से भागी, उसके बाद बांग्लादेश में जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ दिखाई पड़ी कि लोगों को मारा, जलाया, रेप हुए, वहाँ पे हत्याएं हुई, मंदिर तोड़े गए और हिंदू इस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला किया गया, और एक अजीब अराजकता वाला माहौल वहाँ पर पैदा हुआ। ये वहाँ पर हुआ, तो ये भी केवल भारत को ही एक सिग्नल दिया गया। और एक बात और बताता हूँ आपको, 26 से 29 मार्च में मोहम्मद यूनुस गए थे चाइना, बीजिंग में। उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को, चाइनीज़ प्रीमियर को बोला कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है उसको आप भारत से अलग कर दीजिए। अच्छा। तो आप सोचिए कि जिसका जन्म ही हमने करवाया है, वो हमें आंखें दिखा रहा है कि हमारी 7 स्टेट्स को अलग कर दे। तो वो दुश्मनी निकालने वाली बात है, तो वो दोस्ती वाली बात नहीं है। तो ये 1, 2, 3 दुश्मन तो हमारे को सामने एकदम नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे अड़ोस और पड़ोस में हैं। और 0.5 हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है कि जिस पर बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है सर, ये इंटरनल सिक्योरिटी पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को लोग क्यों पाले बैठे हैं? आईएमएफ से इसका लोन अप्रूव हो जाता है, अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका का वीटो से इस्तेमाल हुआ, कई बार इसे आतंकिस्तान तो हम कहते ही हैं, कई बार कहते हैं कि भाई ये टेररिस्ट स्टेट है जी। कई बार बड़े स्तर पे पहुंची, वहां चाइना वीटो लगा देता है। सर, इतने बड़े बड़े देश जो ताकतवर देशों में शुमार होते हैं, पाकिस्तान को सांप की तरह घर में क्यों रखे हुए हैं? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। पाकिस्तान जो है वो, ये तो हम मानते हैं कि आतंकवाद, उग्रवाद का अड्डा है। दुनिया में जो हथियार बनाने वाले देश हैं उसमें अमेरिका भी प्रमुख है और चाइना भी प्रमुख है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर जितना हथियार है, जितना गोला बारूद है, वो या तो चाइना से है या अमेरिका से है और टर्की से है। तो मजबूरी उनकी है कि उनको माल बेचना है। तो माल कहाँ बिकेगा? अभी 2 दिन पहले AK-47 हमारे यहाँ पकड़ी गई और 3 आतंकवादियों को हमारी सुरक्षा बलों ने मारा। ठीक बात है। तो ये जो AK-47 है, ये आई कहाँ से, कैसे आई? आतंकवादियों के पास तो किसी ने तो प्रोवाइड की है उनको, किसी ने उनको ट्रेनिंग भी दी होगी। तो वो सारा काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान ट्रेन कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको जिहाद में इन्वॉल्व कर रहा है और उसके बाद उनके हथियार ले रहा है। अब वो काइंड में भी है और कैश में भी है, क्योंकि चाइना के साथ जो पैक्ट है पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारे फेवर्स पाकिस्तान ने चाइना को दिए हैं। तो बदले में उसने हथियार लिए हैं और उन हथियारों का प्रयोग भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए किए हैं। तो ये कुछ ना कुछ कनेक्टेड डॉट्स अगर आप देखेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर नज़र आएगी कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो अकेले दम पर नहीं कर रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में शासन किसी भी सरकार का रहा हो, बट कंट्रोल हमेशा फौज का रहा है। सही बात है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर के आज तक अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में कंट्रोल केवल और केवल फौज का रहा है। अगर आप यहाँ नोएडा में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ,
नोएडा में काफ़ी रिटायर्ड फौजी भी रहते हैं और जी। सर्विंग ऑफिसर्स भी शायद बिल्कुल। होंगे। कभी आपने देखा है कि कोई जनरल साहब निकले हों और सड़क रुक जाए, लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाएं? ऐसा नहीं होता। नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में यदि एक मेजर भी सड़क पर निकलता है तो सड़कें खाली हो जाती है। इतना टेरर है फौज का वहाँ पे। दे आर वर्स देन द आतंकवादीज। अच्छा। जी, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल चौधरी हैं जो डीजी हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान के, जनरल चौधरी, सर्विंग ऑफिसर एंड इज डीजी। उन्होंने खुले शब्दों में ये बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो एक जिहादी फ़ौज है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिहाद जो है वो क्या है, और एक फ़ौजी सर्विंग ऑफिसर अगर बोल रहा है तो उसका मैसेज कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक बात। तो अगर एक पाकिस्तानी फ़ौजी जो कि जिम्मेदार एक पद पर बैठा है और वो यदि बोलता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जिहादी है, जी। तो ये हमें समझ में आता है और इसका अर्थ भी समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में जिहाद क्या है, जिहाद से जुड़े हुए लोगों को कैसे हमको हैंडल करना है, ये हमें देखना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान के आतंकी फौजी हैं और फौजी आतंकी हैं, इसे समझ सकते हैं। फौजी और आतंकवादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप ऐसे मान लीजिए। सलवार सूट पहन के जो आते हैं वो उसमें फौजी भी होते हैं। वो फौजी भी है। हाँ। क्योंकि ट्रेनिंग उनको फौज ही देती है, फौज देती है, आईएसआई देती है, और बाकी काम जो है वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये अपने कैंप्स में करते ही हैं। हाँ सर, क्योंकि इनके फ्यूनरल पे तो इनके अधिकारी जाते हैं। देखें, अभी आपने देखा होगा कि कितने अधिकारी फौज के उनके फ्यूनरल में आतंकवादियों के थे और उनको पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज में लपेटा हुआ था, राज के सम्मान मिल रहा उनको राज के सम्मान दिया जा रहा। तो अब आप सोचिए कि एक फौज या एक देश की फौज आतंकवादियों के ऊपर विलाप कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं, और सारे फौजी वहाँ खड़े हैं, आईजी पंजाब पुलिस पाकिस्तान में जो है वो वहाँ खड़े हैं कंडोलेंस के लिए। तो इससे सारी पिक्चर क्लियर है कि पाकिस्तान की जो फौज है वही आतंकवादी है और आतंकवादी जो है वही फौजी हैं। तो इसमें अब कोई शक नहीं है, दिस हैज़ बीन ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है सर। वैसे हालांकि जो मैं पूछ रहा हूँ बहुत हाइपोथेटिकल है और मैं जानता हूँ ये पता नहीं कभी होगा भी नहीं, लेकिन कई लोग बहुत आशावादी हैं हमारे देश में, तो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ कभी कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? निकल सकता है इस धोखेबाज पाकिस्तान के साथ। हाँ, निकल सकता है। इसका एक ही इलाज है, जैसे हमने 1971 में बांग्लादेश अलग किया था, उसी तरीके से पाकिस्तान के जब तक 3-4 टुकड़े नहीं होंगे तब तक ये समस्या आतंकवाद की ख़त्म नहीं होगी। और वो लगभग शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हमारी मांग है कि पीओके हमें वापस चाहिए, तो एक हिस्सा हमारे पास आ गया, वो उसको हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। बलूचिस्तान ऑलरेडी वहाँ इनके लिए सरदर्द बना हुआ है, और इनके पास केवल 2 रह जाएंगे, एक पंजाब और एक सिंध। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान जो हमारे वर्ल्ड मैप पे दिखाई देता है वो दिखाई देगा एक बहुत छोटे से हिस्से में, और जो पासपोर्ट चलता है पाकिस्तान का ग्रीन कलर का, शायद वो पासपोर्ट भी बदल जाएगा। क्योंकि जब तक इसके हिस्से नहीं होंगे, क्योंकि जितने आतंकवादी अड्डे इन्होंने बनाए थे वो सब पीओके में बनाए थे, तो पीओके यदि भारत के साथ मिल जाता है तो वो अड्डे तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो जब वो अड्डे ख़त्म हो जाएंगे तो आतंकवादी भी ख़त्म होंगे निश्चित रूप से। तो केवल पाकिस्तान का यही एक इलाज है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और इलाज हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान पे बार बार भरोसा करने की गलती हमको करनी चाहिए सर, और क्या इस बार हम वो गलती कर रहे हैं? नहीं, हम तो भरोसा कर नहीं रहे, अब नहीं करेंगे इन पर भरोसा। जो 2 घंटे में सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है उस देश पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सर, इंटरनल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो एलओसी की स्थिति को या फिर देश की स्थिति को या फिर पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें पूछ के मारा गया, वो इंटरनल सिक्योरिटी का फेल्योर था? नहीं, मैं इसको फेल्योर नहीं कहूँगा, मैं इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहूँगा। दिस वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी डिप्यूटेड देयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K गवर्नमेंट एंड द पुलिस फोर्सेस। They were supposed to provide that ample security to the tourist, जो उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, और इनपुट्स अगर उनको नहीं मिले हैं तो ये एक जरूर फेल्योर है हमारे लिए। ये फेल्योर नहीं है सर कि अगर इस तरह का अटैक होना था तो आपकी जो दूसरी एजेंसीज हैं जो अलर्ट रहती हैं, LIU भी जिसमें शामिल होती है, वो कहाँ थे? कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ, ये देखिए कमी तो है हमारे लोगों पे।
हमारे लेवल पर ये कमी हुई है, तभी तो उन लोगों ने इस प्रकार का हमला किया वहाँ पे। और वो पिछले 10 दिन से वहाँ थे, वो लोग अलग अलग स्थानों पर रेकी कर रहे थे। एक वहाँ पर जो एक अम्यूजमेंट पार्क था, वहाँ की भी उन्होंने रेकी की थी इस हमले से 4-5-6 दिन पहले, और वहाँ काफ़ी सुरक्षा थी। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो पहलगाम की घटना जहाँ पर हुई है, उससे बहुत नज़दीक से ही हमारी अमरनाथ यात्रा जाती है। हाँ। तो ये जो हमला हुआ है, वास्तव में ये इनका जिसे कहते हैं कि प्री अटेम्प्ट था कि अमरनाथ यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और लाखों यात्री उसके अंदर तीर्थयात्री जाते हैं, तो ये कोई और ज़्यादा बड़ी घटना का अंजाम दे सकते हैं। और अभी भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम से वो नज़दीकी है वो जहाँ से हमारी अमरनाथ यात्रा निकलेगी। तो सर ऐसी स्थिति में अमरनाथ यात्रा निकाली जानी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, इसमें अब दो बातें हैं। यदि हम अमरनाथ यात्रा नहीं निकालते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी, हमारी वीकनेस को प्रदर्शित करेगी। और यदि हम निकालते हैं तो हमें बहुत अच्छी सुरक्षा के साथ तीर्थयात्रियों को वहाँ उस यात्रा में ले जाना पड़ेगा। लेकिन सर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों की जिंदगी का रिस्क लेना आपको लगता है ठीक है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देखिए, ये हमारा जो है राइट है कि हम अपनी जो यात्रा निकलती है, या हम उत्सव मनाते हैं, या हम अपना कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसको मनाने का हमारा पूरा राइट है। और उसको हमें यूज़ करना है, हमें उसको आतंकवादियों के डर से बंद नहीं करना है, क्योंकि ये वो चाहते यही हैं। आतंकवादी जो चाहते हैं, अगर यदि वही हमने कर दिया तो वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी महसूस की जाएगी, मानी जाएगी। तो यात्रा तो निकालनी चाहिए, अमरनाथ यात्रा, बट उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं सर, पर दोनों स्थितियों में आपसे समझना चाहता हूँ, यात्रा निकाली और यात्रा निकालने के बाद जो नुकसान हुआ, वो जो कमजोरी हम छुपाना चाह रहे हैं वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, या फिर यात्रा के दौरान हमला हो जाएगा, वो नुकसान ज्यादा बड़ा हो जाएगा? देखिए, देश हित में और राष्ट्र हित में हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम ये सोच लें कि फौजी अगर जाता है एलओसी पर और लड़ता है तो वहाँ उसको गोली लग सकती है, तो अगर इस दृष्टिकोण से हम सोचें तो फिर हम फौजी को एलओसी पर, एलएसी पर तैनात नहीं करेंगे। वो भी तो हमारे भारत का नागरिक है, हमारा घर का बच्चा है, उसको हम क्या नहीं भेजेंगे? लेकिन फिर भी हम भेजते हैं। जब एक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उसको खुद को नहीं मालूम है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसके परिवार को नहीं मालूम है, क्या पता वो कौन सी जगह जो है वो क्रैश हो जाए या उस पर अटैक हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देश की रक्षा और सुरक्षा को नहीं देख सकते। रक्षा और सुरक्षा को हम कैजुअल अप्रोच से नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब देश की रक्षा और सुरक्षा की बात आती है तो उसमें सख्त निर्णय, कठोर निर्णय हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके लिए यदि यात्रा पर हम लोग कोई हमला होता भी है तो उसके लिए हमारे सुरक्षा बलों को और ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कड़े संदेश देने के लिए बड़े फैसले लेना जरूरी है। लेने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पवन जी, मुझे एलओसी भी आपसे समझनी है। एलओसी की जो मौजूदा स्थिति है जी, उसको देखकर देश का आम बाशिंदा मुतमईन हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, हमारी फौजें एकदम शुरू से, आप देखिए कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ अलर्ट है और उसके अलावा हमारी आर्मी वहाँ अलर्ट है। तो सीमा हमारी एकदम सुरक्षित है। किसी भी नागरिक को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी देश की, पाकिस्तान की तो फौज कभी आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, आतंकवादी वो लोग भेज रहे हैं, लेकिन फौज का आक्रमण हमारी एलओसी पर नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। और अब इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वायुसेना वो एकदम मुस्तैद है। हर समय हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी सर्विलेंस एजेंसीज़ हैं, वो लोग इस पर मतलब पाकिस्तान में कोई भी मूवमेंट अब अगर होगी वो हमारी निगाह में है। चाहे वो आसमान से कर रहे हों, चाहे वो थल से कर रहे हों, हमारी एजेंसीज़ की, हमारी फोर्सेस की पूरी निगाह उनके चप्पे चप्पे पर है। तो एलओसी पर जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी, वो एकदम सुरक्षित है। तो वहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सर, आतंकवाद पे और आतंकवादी गतिविधियों पे जो हमारा स्टैंड है देश का, जी, वो सफिशिएंट है सर? मैं उसको सफिशिएंट तो नहीं मानता हूँ, लेकिन
15 साल पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है। आज हमारी सुरक्षा बलों का, हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊपर है। अगर आप कंपेयर करें इसको 10 साल 15 साल पहले के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदमपुर गए हैं, तो क्या जोश था, और यही जोश हमारे एक एक भारतीय में है। अभी जो तिरंगा यात्रा निकल रही है पूरे देश में, जो 23 तारीख तक चलेगी, उसमें लोगों का जोश देखिए, लोगों का समर्पण भाव देखिए, कि वो फौज के जो शौर्य की गाथा है उसको घर घर तक ले जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको मान रहे हैं इस चीज़ को। तो ये पहले तो कभी नहीं था। आज फौज को जितनी खुली छूट सरकार ने दी है, इससे पहले कभी नहीं थी। अब दिल्ली फोन नहीं करना पड़ता है गोली चलाने से पहले। अब दिल्ली फोन नहीं करना पड़ता है। हाँ। अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फौजों को बिल्कुल खुली छूट दी है कि कहीं से कुछ भी हो। अगर आपको याद हो कि कश्मीर का ही मैं जिक्र करूंगा, जी जी, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मिस्टर जगमोहन, हाँ, उनके टाइम पर आतंकवाद बिल्कुल दफन हो गया था। क्यों हुआ था? उन्होंने सारी सुरक्षा बलों को, फोर्सेस को एकदम खुली छूट दी थी कि अगर कहीं से कंकड़ भी आता है, आप पूरी मैगजीन अपनी खाली कर दीजिए। मत देखिए कि वहाँ बच्चा, बूढ़ा, जवान, पत्थर आ गया ना आपके ऊपर, छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसको वहाँ। तो वही स्थिति आज हमारी सेनाओं के हैं। उनके जो पहले हाथ बंधे हुए थे, वो हाथ एकदम खोल दिए गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हमारे सेना के पास हैं अभी। जो पराक्रम उन्होंने दिखाया, जो शौर्य उन्होंने दिखाया, वो पहले नहीं था। जिस प्रकार का शौर्य हमने 6 और 7 तारीख की मध्य रात्रि में दिखाया, इतने प्रिसाइजन तरीके से 25 मिनट के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट गए और 9 ठिकानों पर एक साथ, ऐसा नहीं किया कि गए 2 को कराए फिर 2 को कराए, एक साथ बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से। ये दुनिया में ऐसा ऑपरेशन आज तक किसी वायुसेना ने नहीं किया। एंड हैट्स ऑफ टू अवर इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल सर। एंड हैट्स ऑफ टू अवर लीडरशिप ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड अवर प्राइम मिनिस्टर। तो सर 1-5 पे जो हमला हुआ वो 1:30 तक चला और 25 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन उस 25 मिनट की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, हम तैयार थे सर उसके लिए, या हमने आभास था? नहीं, हम बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि ये हमें मालूम था कि इस हमले के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और उसने किया। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया। अभी वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमारी सेना ने ऐसा शिथिल नहीं पड़ गई है हमारी सेना है कि अरे भाई अब तो सीज फायर हो गया, अब तो कुछ होना नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी सेना उसी मुस्तैदी के साथ सीमाओं पर डटी हैं। हमारी वायुसेना का एक एक एयरक्राफ्ट तैयार है, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स तैयार हैं, हमारा S-400 बिल्कुल तैयार है हर सीमा पर। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और अब एक गलती पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तो उनको अपना इंटरनल भी बहुत कुछ करना है। जैसे बलूचिस्तान के लोगों को संभालना है, जो आतंकवादी मरे हैं, अभी तो उनके शवों को दफनाने में कितना समय लगेगा उनको ये नहीं मालूम है। फौज के अंदर रिवोल्ट हो सकता है, और एक चीज़ और हो सकती है कि 1 महीने के अंदर अंदर शायद शहबाज शरीफ की सरकार को टॉपल डाउन कर दे फौज, और फौज दोबारा टेक ओवर कर ले। ये तख्ता पलट हो सकता है। ये शगल तो पुराना है जी, क्योंकि ये वहाँ होता है, होता रहता है। हाँ, ठीक है। लेकिन सर पहलगाम अटैक पे वो फिर से लौटते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये पहलगाम अटैक जो इतना बड़ा हुआ, हमारी सिक्योरिटीज भी थी, हम उस तरह के एरिया में वैसे भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं जी। सर क्या ये लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह का अटैक पॉसिबल था? किस तरह की गुंजाइश, किस तरह की संभावना हम इस ओर जाहिर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आतंकवादी आते कैसे हैं भारत में, और खासकर कश्मीर से आते हैं, है ना। हमारे यहाँ समुद्र के रास्ते केवल एक बार आए थे, ठीक है। उसके बाद हमारी समुद्र पर बहुत चौकसी है, हमारी कोस्ट गार्ड्स हैं, हमारी नेवी है, और हमारे जो पुलिस, लोकल पुलिस है, दे आर वेरी अलर्ट ऑन दैट। लेकिन कश्मीर में देखिए क्या है कि भौगोलिक परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि वहाँ जो पहाड़ हैं, वहाँ जो घाटियाँ हैं, जो जंगल हैं, वो इतने घने हैं कि उस जंगल में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो आसानी से पता नहीं लग पाती है। और यहाँ मैं आपको एक और रहस्योद्घाटन करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक ट्राइब है जिसका नाम है गुज्जर बक्करवाल, और ये जो गुज्जर बक्करवाल हैं, दे आर GPS ऑफ आतंकवादी।
क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये लोग ट्रेंड हैं बाय बर्थ, पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों का रास्ता उनको मालूम है, कौन सा जंगल कौन सा पहाड़ कहाँ उनको पहुंचाएगा, और फुर्ती से वो लोग चढ़ जाते हैं। तो ये जो गुज्जर बकरवाल हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज द जीपीएस फॉर ऑल दिस टेररिस्ट हु कम फ्रॉम पाकिस्तान। तो बगैर उनकी सपोर्ट के, अभी आप देखिए पहलगाम में जो घटना हुई, जो आपने पूछा, वहाँ चश्मदीद लोगों ने बताया, जिनके परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई, कि जो वहाँ घोड़े वाले थे, दे आर ऑल गुज्जर बकरवाल्स, वो उनको प्रेरित कर रहे थे कि आप ऊपर पहाड़ की तरफ चलिए, क्योंकि वो बहुत खुला मैदान है और उसके आगे जाकर के थोड़ी चढ़ाई है, पहाड़ उस तरीके से है। तो वो लोग सबको बार बार ये प्रेशराइज कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं अरे वहाँ बहुत अच्छा सीन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मरवाना चाहते थे, और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, लोगों के कपड़े उतरवा करके, और इस बात को तय किया कि ये हिंदू है, तब उनको मारा गया। दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास में आप बताइए कि कोई घटना ऐसी हुई है? आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई। और ये भारत में ही क्यों हुई? तो भारत के अंदर एक आतंक फैलाने का एक षड्यंत्र विदेशी ताकतें कर रही हैं, और उसमें हमारे यहाँ इंटरनल बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं कैटेगोरिकली मेंशन करता हूँ रोहिंग्यास, दे आर द पीपल इन थ्रेट टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी। जितनी जल्दी इनको चिन्हित करके और देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो लोग सीता गीता राम श्याम नाम रख करके, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, इवन घरों में जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं, और ये सभी सूचनाएं लेते हैं। जितना क्राइम है, जितना टेरर है, वो ये लोग स्लीपिंग सेल के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, रोहिंग्यास। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग पिछले 20 सालों के अंदर हुआ है। इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर बकरवाल हैं, इनके नेटवर्क को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, यही लोग उनको खाना पानी और उनको असला पहुंचवाते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र ने एक पॉडकास्ट किया, जिसमें एक कालू नाम का हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेररिस्ट है, जो 4 साल हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में रहा है। वो बाशिंदा है गुज्जर बकरवाल का। अच्छा। और उसने ये साफ शब्दों में ये कहा है कि हम ही लोग उनको सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं, खाने से लेके पानी तक, रहने के लिए उनको रास्ते भी हम बताते हैं, उनको हम पाकिस्तान बॉर्डर से लेके आते हैं, अंदर तक छोड़ते हैं, हमारा ये काम है। अच्छा। और वो एक फॉर्मर टेररिस्ट है, हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने कैमरे पर ये बात बोली है। ठीक है। तो सर ऐसे में जब आम शख्स कश्मीर जाएगा जी, और जिस होटल में बैठेगा, जिस टैक्सी में बैठेगा, जहाँ खाना खाएगा, उस पर यकीन कैसे करेगा? क्योंकि इस पे एक मेरा अपना अनुभव है, मैं उसे भी आपसे समझना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले पटनी टॉप गया, मतलब 1 साल के आसपास की बात है। मैं पटनी टॉप गया और वहाँ एक बच्चा का मतलब यंगस्टर ही था, वो चाय बनाते बनाते कुछ गुनगुना रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, और हम जैसे आजकल रील बना लेते हैं, तो मैंने उसे अपने कैमरे पे शूट किया और मैंने उसे डाल दिया। तब मैं जब शूट कर रहा था तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने मुझे अपना नाम राहुल राजपूत बताया। तो मुझे लगा ठीक है, हालांकि उस नाम पूछने का मकसद ये नहीं था कि किस धर्म का है, वो गाना अच्छा गा रहा था, तो मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम मुझे बताया। लेकिन जब मैंने उसे अपने सोशल साइट पे डाला, तो मेरे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि भाई अच्छा गा रहा है, तो हमें इसका इंटरव्यू करना है। तो सर जब मैंने उसका नाम, जब वो इंटरव्यू देने की बात आई, तो उसका नाम फिर कुछ और निकला। अरे वो मुस्लिम था। सर ये क्या है? मतलब वहां का आम बाशिंदा डरा हुआ है इस तरीके से कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है, या हम वो उन्हें सेफ जोन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर से दाल में कुछ काला है? नहीं, देखिए दाल में काला कुछ नहीं है। वहाँ समस्या देखिए मल्टी लेयर समस्याएं हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद काफ़ी बदलाव आया, लोगों में एक विश्वास आया, और आतंकवाद के खिलाफ भी लोगों के मन में ये बात आई कि भाई हमें आतंकवाद से दूर रहना है। इसलिए आप देखिए कि वहाँ जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट के सामने,
और वो लोग जो मेन स्ट्रीम थी उसके साथ जुड़ गए। पत्थरबाजी बंद हो गई, प्रदर्शन बंद हो गए। इस प्रकार की सारी घटनाएं जो पहले हुआ करती थी वो आर्टिकल 370 हटने के बाद वो काफ़ी कमी आई। ठीक है। बट समस्या देखिए वहाँ पर क्या है जम्मू कश्मीर की। अगेन मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो हमारा नेक्सलिज्म है दैट इज़ अ सोशो इको प्रॉब्लम बेसिकली। और कश्मीर में भी जो प्रॉब्लम है ना वो दैट इज़ अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम लोग वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है वहाँ पे। अभी तक 370 को लगे हुए 6 साल हो गए, लेकिन हम वो विश्वास अभी तक वहाँ के लोगों में वो पैदा नहीं कर पा रहे। ये हमें मान लेना चाहिए, हम लोग इसको नहीं मान पा रहे हैं। कितने लाख फौज के सिपाही हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, कितने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, उसके बावजूद अगर पहलगाम जैसी घटना होती है तो कहीं तो भी हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, कि कश्मीर में एक अंडर करंट चल रहा है अभी भी और उस अंडर करंट को समझने की ज़रूरत है। ऊपरी तौर से हमें नज़र आता है कि वहाँ मॉल बन गए हैं, वहाँ चहल पहल शुरू हो गई है, वहाँ पूरे दुनिया से, देश से लाखों सैलानी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पहलगाम जैसी घटना होती है तो दैट मीन्स कि अभी भी वो डिससेटिस्फेक्शन अभी भी वहाँ के लोगों में है। तो उसके कारणों को पता करना पड़ेगा और हम क्या कारण है कि हम 5-6 साल के अंदर उस प्रकार का विश्वास लोगों में पैदा नहीं कर पाए कि वहाँ के लोग अभी भी आतंकवादियों की तरफ जो है वो उनका रुझान है, ना कि मेन स्ट्रीम सरकार की तरफ या सरकार की योजनाओं की तरफ। टूरिस्ट से नाम क्यों छुपा रहा है वहाँ का आम आदमी, मैं ये समझना चाह रहा था सर। देखिए उसका कारण है कि कहीं तो भी उनके अंदर धर्म के प्रति एक उन्माद आज भी है। अब सोचिए, आपने अपना उदाहरण दिया कि उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया, बट वास्तव में वो मुसलमान है। अभी आप वैष्णो देवी जाते हैं, जितने भी पिट्ठू वहाँ पर हैं ये सब मुसलमान हैं। ठीक है। लेकिन वैष्णो देवी में लेके किसको जा रहे हैं? हिंदुओं की यात्रा है, हिंदू के परिवार हैं, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति तो वहाँ नहीं जाता है। तो उनको रोजी रोटी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अपनी लिविंग के लिए कुछ चाहिए, और ये आतंकवादी उनको देते हैं। पहले तो थ्रेट करते थे, अब थ्रेट नहीं करते, अब इनको प्रलोभन देते हैं कि हमें ये दे दीजिए तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आपके बच्चे को नौकरी लगवा देंगे। वो नौकरी नहीं लगवा रहे, वो उस बच्चे को सीमा पार ले जाएंगे और आतंकवादी बना करके 5 साल में 4 साल में भारत में ही भेजेंगे, कश्मीर में भेजेंगे। तो इस अंडर करंट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी और बहुत सारी समस्याएं कश्मीर में हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिस शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है सर। पहलगाम अटैक में सर एक चीज़ जो थी वो मुझे बहुत स्ट्राइक की कि एक हस्बैंड को उसकी बीवी के सामने मारा गया जी। और उसकी बीवी ने कहा मुझको भी मार दो, तो उसने कहा टेल मोदी को बताना जाके। जी। तो सर ये जो आतंकवाद का मेन टारगेट है, भारत है या मोदी है? और मोदी का वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई हैसियत या उनका रुतबा, ये चैलेंजिंग लगता है इनको? देखिए, ये मोदी जी से खतरा नहीं है इनको। मोदी जी इज अ आइकॉन फॉर द प्रोग्रेसिव भारत। मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि विदेशी ताकतों को खतरा भारत के उद्भव और विकास से है, और वो जिस तेजी से हो रहा है उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले चाइना से जितना इंपोर्ट भारत करता था उसमें बहुत गिरावट आई है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम हुई है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। तो चाइना को सेटबैक लगा। चाइना में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, जिनके एस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ थे, अब वो सब लोग भारत आना चाहते हैं। तो अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ना कि चाइना की। सही बात है। और जिस तरीके का टैरिफ वॉर अमेरिका में और चाइना में चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन भारत ने एक तटस्थ स्थान लिया है। भारत की इकोनॉमी उसी तरीके से चल रही है, यहाँ की जो ग्रोथ है वो उसी तरीके से हो रही है। और भारत की जो सबसे बड़ी खास विशेषता है कि इतने धर्म, इतनी भाषा, इतने अलग अलग तरीके के संस्कार होने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे यंगस्टर्स है। कि पूरी दुनिया में
सबसे बड़ी जनसंख्या अगर यंगस्टर्स की है तो वो भारत में है, युवा देश है। युवा देश है। चाइना तो बूढ़ा हो चुका है, बट वो स्ट्रेटजी ऐसी बना रहा है कि कभी भारत को बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट कर दो, कभी पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दो, कभी कुछ और कर दो, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ ऐसा पेच फंसा दो कि ये इसी से जूझता रहे और इनका ध्यान जो ग्रोथ पर है वो ना जा पाए। ठीक है सर, जो पाकिस्तान ने पाव पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब लिए हुए हैं उसको लेके धमकाता रहता है जी जी, ये न्यूक्लियर अटैक अगर हो गया सर, माना जी, ये कितना खतरनाक होगा सर? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर अटैक कभी भी नहीं होगा, ना भारत करेगा, क्योंकि भारत की तो नीति है नो फर्स्ट यूज। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि यदि वो न्यूक्लियर अटैक करता है भारत पर तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके जो रेडिएशन है वो अगले 50 साल तक उसका प्रभाव उस देश पर भी रहेगा। और यदि दो देशों में अगर होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस पूरे कंटेंट पर जो है असर पड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि रशिया ने यूक्रेन पर आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं डाला? सही बात है। 3 साल हो गए युद्ध चलते चलते, जबकि रशिया तो सुपर पावर है, वो 1 सेकंड में एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकता है। लेकिन वो जानता है कि यदि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया तो यूक्रेन तो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन रशिया भी नहीं बच पाएगा। यदि आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब भारत पर छोड़ता है, से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी बात को मान के चलता हूँ, इसका असर लगभग पूरे एशिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, अफ़गानिस्तान ख़त्म हो जाएगा, भारत का काफ़ी हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन चाइना तक इसका असर होगा। और रेडिएशन कोई मामूली चीज़ नहीं है, इट्स सच अ बिग थिंग कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आप इस बात को बिल्कुल मान लीजिए कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान भारत पर नहीं करेगा और दुनिया का कोई न्यूक्लियर पावर किसी दूसरे देश पर नहीं करेगा। और जो अमेरिका की मजबूरी हुई है उसका कारण यही है कि यदि भारत इतना नज़दीक सटीक निशाना ब्रह्मोस मिसाइल से लगा सकता है तो वो एग्जैक्ट पिन पॉइंटेडली उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पर भी लगा सकता है। और वो यदि होता है तो दुनिया हो सकता है कि तीसरे महायुद्ध की तरफ अग्रसर हो जाए, क्योंकि 2 युद्ध हमारे ऑलरेडी चल ही रहे हैं, हमास और इजराइल का चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस स्थिति से बचने के लिए भारत भी बचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि भारत को 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके उद्भव और विकास पर ध्यान देना है, उनकी प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना है। पाकिस्तान तो बहुत एक छोटा सा देश है, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई 2008 नहीं है कि हमने इसलिए हमला नहीं किया पाकिस्तान पे, हमारा इतना 150 से अधिक लोगों को मार दिया ताज होटल के अंदर, लेकिन हमने इसलिए हमला नहीं किया कि अरे वो तो न्यूक्लियर पावर है भाई, वो हम पे न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अब भी कर सकता था लेकिन नहीं करेगा वो। तो हमने केवल एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक से ही उसकी हालत खराब हो गई। तो ये स्थिति है। ठीक है सर, लेकिन इस दौरान एक टर्म बहुत यूज हुई कि भाई साइबर युद्ध भी हो सकता है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। सर ये साइबर युद्ध क्या है और इसका खतरा क्या है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना की तरफ से है। दुनिया में केवल चाइना एक ऐसा है जिसने पूरी एक कमांड बना रखी है साइबर एक्सपर्ट्स की। अच्छा। जो कभी भी किसी भी समय अगर एक्टिवेट होते हैं तो दुनिया के ज़्यादातर जितने भी साइबर वर्ल्ड में इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सबको ये जैम कर सकते हैं। अच्छा। ये खतरा एक बहुत बड़ा खतरा है और ये चीज़ अमेरिका भी जानता है, यूके भी जानता है, रशिया भी जानता है, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है, और ये कभी भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है निश्चित रूप से। तो सर ये भी उतना आत्मघाती होगा जितना न्यूक्लियर वाला है, या फिर जिस पे करेंगे उसी का नुकसान होगा? नहीं, देखिए, न्यूक्लियर तो क्या है कि सीधे मानव जीवन पर वो डालेगा। और ये सीधे सीधे, क्योंकि आज हम साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं। हाँ। आप बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, अगर सोचिए कि सारे हमारे सर्वर्स बैंक्स के बंद हो जाएं, हमारे रेलवे का सर्वर बंद हो जाए, हमारा टेलीकम्युनिकेशंस का सर्वर बंद हो जाए, हमारी सेनाओं के सर्वर्स बंद हो जाएं, या उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर आघात हो, तो आप सोचिए कि हम लोग कितने पंगु हो जाएंगे।
पर लेकिन आपका- जब ये अटैक जब वो करेंगे तो उनके सर्वर पे, उनकी टेक्निक पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये सिर्फ मैं ये जानना चाहता बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप गूगल जो है दुनिया के हर देश में चलता हूँ। है, सही बात है। लेकिन चाइना में नहीं है। एग्जैक्टली। चाइना ने अपना अलग ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और जो भेदना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप देखिए कि चाइना की न्यूज़ दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बाद में आती है। वो भी वहाँ से लोग लीक करते हैं तो दूसरे देशों में आती है, बट बाकी दुनिया की सारी खबर उनको रहती है कि भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। तो वो साइबर अटैक्स का एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये हो सकता है। और ये हो सकता है, किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ सर। जी। सिंधु जल संधि और शिमला समझौता, जी इसका सस्पेंशन सर, जी। इसको लॉन्ग एक्सपेक्ट में कैसे समझे? देखिए, ये अभी लागू रहेगा। देखिए, शिमला समझौता की तो अब हमें बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। रही बात सिंधु जल की, तो वो अभी तो हमें कायम रखना पड़ेगा सस्पेंशन, क्योंकि ये वो एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स है हमारी भारत की, जिसका असर पाकिस्तान में दिख रहा है। लेकिन इतना पानी अपने यहाँ स्टोर करने की व्यवस्था है सर? देखिए, वो हम धीरे धीरे इसीलिए कभी छोड़ देते हैं, कभी रोक लेते हैं। तो ये जो ट्रायल चल रहा है, इससे पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना जल नहीं है, अपना कोई संसाधन इस तरीके का नहीं है, वो इन नदियों के ऊपर ही आधारित है। हाँ। तो जब हम उसको रोकते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, उसके और बाकी चीज़ों पर पड़ेगा। और इसमें आपको शायद पता हो कि एक हाइड्रो पावर स्टेशंस चाइना ने पाकिस्तान में लगाए, उसके लिए ये जल सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो चाइना की जो समस्या है, वो सारे प्लांट्स वो बंद हो चुके हैं पानी ना होने की वजह से। तो इसलिए चाइना का भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। तो हम लोगों की जो नीति है, रणनीति है सिंधु जल पे, वो यथावत अभी रहेगी। ओके जी, ठीक है। लेकिन सर, कई एस्ट्रोलॉजर्स और कई अकल्ट जो विद्या में माहिर होते हैं, वो पाकिस्तान को लेके और पीओके को लेके कई सारी भविष्यवाणियां करते रहते हैं, लेकिन आपका रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है जो 30 साल से ज्यादा का है सर, आप दो ऐसी भविष्यवाणियां पाकिस्तान को लेके और पीओके के लेके आप करना चाहें कि भाई पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान, ये दो चीजें आने वाले समय में होंगी होंगी। देखिए घनश्याम जी, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, अनुभव के आधार पर, लेकिन मैं अनुभव के आधार पर ऐसा मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में पीओके जो है वो भारत के साथ मिलेगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। ये दो चीज़ें अवश्य होंगी अगले 6 महीने के अंदर। उसके लिए क्या क्या सूरतें होंगी, क्या परिस्थितियाँ बनेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पीओके के अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, कश्मीर पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे आपसे, हमें पीओके वापस चाहिए। और ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि पीओके हमें देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 6 से 8 महीने लगेंगे, जब वो हैंडओवर करना पड़ेगा उनको भारत को। तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उस पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब करनी पड़ेंगी। उसमें यूएन को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बाकी देशों को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और बलूचिस्तान को हम लोग मान्यता दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने में शायद हम बलूचिस्तान को मान्यता ऑफिशियली देंगे। ठीक है। तो ये दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तो अगले 6 महीने काफ़ी निर्णायक हैं। काफ़ी निर्णायक है। ठीक है सर। मैं समझता हूँ कि जून से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है सर, उम्मीद करेंगे इन 6 महीने में कम से कम 6 बार ना तो 2-3 बार तो हम मिल ही लें सर। जरूर जरूर। ठीक है, जरूर। तो ये मुलाकात ड्यू रही सर, पॉडकास्ट को यही वाइंड अप करना है जी। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी, उम्मीद में करूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। जय हिंद। तो आज के इस पॉडकास्ट को देखकर सुनकर मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, और मन में जो भ्रम चल रहे होंगे देश को लेके, इसकी सुरक्षा को लेके, पाकिस्तान को लेके, चीन को लेके, अमेरिका को लेके, वो पूरी तरह क्लियर ना भी हुए हों, लेकिन एक धूल जो आंखों पे पड़ी हुई थी वो आज जरूर साफ हुई होगी। पॉडकास्ट को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, और हमेशा याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।